जैक 9 से 5 की जॉब करने वाला एक साधारण कॉरपोरेट एम्प्लॉय जो कभी टीवी पर भी वायलेंस देखकर चैनल को चेंज कर देता था। आज 9 mm की एक गन की नली उसके मुंह में घुसी हुई थी। मौत के डर से उसके पसीने छूट रहे थे। सामने बंदूक ताने खड़ा था टाइलर डर्डन, एक सरफरा जो कभी जैक का सबसे जिगरी दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज उसकी जान का दुश्मन बन गया था। वो दोनों शहर की एक ऊंची इमारत पर मौजूद थे। सामने खिड़की से वो तमाम बड़ी इमारतें दिख रही थीं, जिनके बेसमेंट में भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव भर दिए गए थे। अगले कुछ ही पलों में वो सब धमाके से राख होने वाला था। जैक को अचानक टाइलर के इस खतरनाक प्लान के बारे में मालूम चला और इंसानियत के नाते वो इस तबाही को रोकने आया था, मगर उसके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसे पता चला कि इस तबाही का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। और सबसे डराने वाली बात ये थी कि उसे इसकी भनक भी नहीं थी। जैक के साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए कहानी हमें ले जाती है 6 महीने पीछे, जब जैक एक बहुत ही बड़ी कार कंपनी में रिकॉल कोऑर्डिनेटर की नौकरी करता था। अब ये सुनने में तो बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब लगती है, पर असल में उसका काम बहुत ही अजीब और बेरहम था। जब भी कंपनी की किसी डिफेक्टिव कार की वजह से कोई एक्सीडेंट होता तो जैक को वहां भेजा जाता। उसका काम था ये हिसाब लगाना कि कंपनी की और कितनी डिफेक्टिव गाड़ियां सड़कों पर हैं, उनमें एक्सीडेंट होने के कितने चांसेस हैं, और अगर एक्सीडेंट हुआ तो मरने या घायल होने वालों को कितना मुआवजा देना होगा। अगर मुआवजे की रकम उन डिफेक्टिव गाड़ियों को मंगाकर रिपेयर करने से कम है, तब जैक एक्सीडेंट में मरने वालों को मुआवजा देकर केस रफा दफा कर देता। जैक को पता था कि उसका काम इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन अपनी हाई फाई लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो इस कंपनी का गुलाम बन चुका था। जैक एक शौकीन मिजाज का आदमी था। चादर से ज्यादा पैर फैलाना उसकी फितरत बन गई थी। उसने अपने साधारण से अपार्टमेंट को एक लग्जरी हाउस में बदल दिया था। उसके पास वो हर चीज थी जो समाज की नजर में एक परफेक्ट लाइफ के लिए जरूरी मानी जाती है। महंगे फर्नीचर, हाथ से बुने हुए स्वीडिश पर्दे, मखमली सोफे और भी बहुत कुछ। लेकिन इस चमक दमक को बनाए रखने की कीमत जैक को अपनी रातों की नींद और अपना सुकून खोकर चुकानी पड़ रही थी। पिछले 6 महीने से जैक इंसोम्निया नामक नींद आने की बीमारी से जूझ रहा था। शरीर और आंखें हमेशा थकान से चूर रहती, मगर वो सो नहीं पाता था। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक धुंधले सपने जैसी लगने लगी थी। वो कब सो रहा है, कब जाग रहा है, उसे इसका एहसास दिन ब दिन कम होता जा रहा था। जब दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया, तब वो झुंझलाकर डॉक्टर के पास पहुंचा और उसने अपनी समस्या बताया कि वो किस दर्द में जी रहा है। तब डॉक्टर ने उसे साफ कह दिया कि उसकी बीमारी केवल उसकी खराब लाइफस्टाइल की वजह से है। डॉक्टर ने उसे एक सलाह भी दी कि वो एक बार किसी कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जाए और वहां उसे पता चलेगा कि दर्द में होना किसे कहते हैं। झल्लाई हुई हालत में एक दिन जैक एक टेस्टिकुलर कैंसर सपोर्ट ग्रुप में जा पहुंचा। वो एक चर्च था जहां कैंसर के मरीज एक दूसरे के साथ अपना दुख बांटने आते थे। वहां उसकी मुलाकात बॉब से हुई, एक विशाल शरीर वाला आदमी जो कभी मशहूर बॉडी बिल्डर हुआ करता था, लेकिन आज कैंसर ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसे अपने प्राइवेट पार्ट तक खोने पड़े थे। उसकी जिंदगी बेरंग हो चुकी थी। जब जैक ने बॉब और बाकी लोगों की दर्दनाक कहानियां सुनी तो वो सन्न रह गया। उन लोगों के असली दर्द के सामने उसे अपनी इंसोम्निया की बीमारी बहुत छोटी लगने लगी। वहां ग्रुप का एक नियम था, सेशन खत्म होने पर सबको एक दूसरे के गले लगकर रोना होता था ताकि दिल का बोझ हल्का हो सके। बॉब ने अपने विशाल बाहों में जैक को ऐसे भींच लिया जैसे कोई छोटा बच्चा हो और उसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। शुरुआत में जैक को ये सब काफी बचकाना लग रहा था, पर आजमाने में हर्ज ही क्या था। उसने जैसे ही रोने की कोशिश की, उसकी आंखों से आंसुओं का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा। उस अनजाने शख्स के पसीने और आंसुओं के बीच जैक को पहली बार वो सुकून मिला जो उसे अपने लाखों के लग्जरी अपार्टमेंट और महंगे फर्नीचर में कभी नहीं मिला था। उस रात वो महीनों बाद ऐसी गहरी नींद सोया मानो कोई छोटा बच्चा बेसुध होकर सोया हो। अब जैक को सुकून पाने का ये अजीब तरीका पसंद आने लगा था। वो हर रोज एक नई बीमारी का बहाना बनाता और शहर के अलग अलग सपोर्ट ग्रुप्स में पहुंच जाता, कभी कैंसर, कभी टीबी, तो कभी नशे की लत से जूझ रहे लोगों के बीच।
दूसरों के बड़े दर्द को देखकर उसे अपनी जिंदगी अब स्वर्ग जैसी लगने लगी थी। उसे वहां के लोगों की सहानुभूति और वो सम्मान मिलता जो जिंदगी में उसे कभी नहीं मिला था। अब उसे महसूस हो रहा था कि समाज में उसकी भी कोई अहमियत है। धीरे धीरे वो इस मानसिक सुकून का इतना आदी हो गया कि अब बिना रोए उसे नींद आना नामुमकिन था। लेकिन फिर एक दिन उसका ये सारा सुकून छिन गया। उसकी जिंदगी में आई मारला सिंगर। मारला एक बेपरवाह आवारा बादल की तरह थी। उसकी मौजूदगी जैक के सुकून के दिए को एक झटके में बुझा देती थी, क्योंकि मारला को कभी कोई बीमारी नहीं थी। वो बस मुफ्त की कॉफी और लोगों की हमदर्दी पाने आती थी। जैक को मारला से नफरत थी, क्योंकि जैक जब भी उसे देखता उसे अपना झूठ याद आ जाता था। उसे याद आ जाता था कि वो भी तो यहाँ झूठी हमदर्दी पाने आया है। इसी वजह से वो खुलकर रो नहीं पाता था और बिना रोए उसे नींद नहीं आती थी। तंग आकर उसने एक दिन एक सेशन के बाद मारला को रोक लिया और धमकाते हुए कहा, मुझे पता है तुम एक फरेबी हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं। अच्छा होगा कि तुम खुद यहाँ आना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। जैक को लगा था कि मारला उसकी धमकी से डर जाएगी, पर मारला बड़ी टेढ़ी खीर थी। उसे पकड़े जाने का क्या, अपनी मौत का भी खौफ नहीं था। उसका जीने का ढंग जितना अजीब था उतना ही खतरनाक भी। वो कभी किसी लॉन्ड्री की वॉशिंग मशीन से दूसरे के कपड़े चुरा कर बेच देती, तो कभी कचरे के ढेर में अपनी जरूरत की चीजें ढूंढ लेती। वो इतनी बेखौफ थी कि तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच से ऐसे गुजरती मानो की मौत को चिढ़ा रही हो। मारला की ये बिखरी हुई पर बिंदास जिंदगी जैक की उस सजी धजी और नपी तुली कॉर्पोरेट लाइफ के मुंह पर एक तमाचा थी। मारला भी जानती थी कि जैक को कोई बीमारी नहीं है। उल्टा जैक को ही धमकाने लगी कि वो भी उसका पोल खोल सकती है। जैक को एहसास हुआ कि इस तूफान से उलझना बेवकूफी है। उसने मारला को एक आइडिया दिया कि क्यों ना वे दोनों ग्रुप्स का बंटवारा कर लें और किसी भी ग्रुप में एक साथ ना आए। इससे जैक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैक की हालत पर तरस खाकर मारला राजी हो गई। उस दिन के बाद जैक ने कभी मारला की शक्ल नहीं देखी। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। उसे लगा उसका खोया हुआ सुकून वापस आ जाएगा, लेकिन उसकी जॉब ने सबकी ये खराए पर पानी फेर दिया। काम के सिलसिले में उसे पागलों की तरह यहां से वहां भागना पड़ रहा था। आज शिकागो तो कल सिएटल। चैन और सुकून फिर से उसकी जिंदगी से गायब हो गया। उसे महसूस होने लगा कि वो जिंदगी जी नहीं रहा, बस एक सजा काट रहा है। हर बार फ्लाइट पे बैठते हुए वो बस यही दुआ मांगता कि काश ये प्लेन क्रैश हो जाए और मौत उसे अपनी आगोश में ले ले। ऐसे एक सफर में जब जैक ख्यालों में खोया था, तभी बगल की सीट से उसे एक आदमी की आवाज आई। क्या तुम्हें पता है एयरलाइन में दुर्घटना से पहले ऑक्सीजन मास्क पहनने को क्यों कहा जाता है? ये सवाल पूछने वाला कोई और नहीं, टाइलर डर्डन था। जैक ने जवाब में कहा, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। टाइलर ने कहा, दोस्त, ये मास्क तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें नशे में रखने के लिए होते हैं, ताकि जब मौत आए तो तुम्हें दर्द कम हो और तुम शांति से ऊपर जा सको। जैक मुस्कुरा दिया और बोला, काफी दिलचस्प थियरी है। वैसे काम क्या करते हो तुम? ये सुनकर टाइलर ने अपना ब्रीफकेस निकाला। जैक ने देखा टाइलर का ब्रीफकेस सेम टू सेम उसके जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें फाइलें नहीं बल्कि नहाने के साबुन भरे थे। टाइलर ने उसे बताया कि उसका साबुन बनाने का बिजनेस है। उनकी बातें आगे बढ़ी और दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई। टाइलर ने जैक को अपना कार्ड भी दिया और कहा कि अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल करे। इसी के साथ फ्लाइट लैंड हुई। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। जैक थका हारा टैक्सी पकड़कर अपने घर पहुंचा तो वहां उसने जो मंजर देखा उसके हाथ पैर कांपने लगे। जैक के आलीशान अपार्टमेंट में भीषण आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड वालों ने उसे बताया कि उसके घर का सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। असली झटका तो जैक को तब लगा जब उसने देखा कि सालों की मेहनत से जमा किए लग्जरी फर्नीचर, मखमली सोफा और वो तमाम चीजें जिसे वो अपनी शान समझता था, कबाड़ के ढेर की तरह जमीन पर टूटे और बिखरे पड़े थे। उसी पल जैक को जिंदगी का एक बहुत कड़वा सच महसूस हुआ। उसके पास सुख सुविधा का सामान तो बेशुमार था, पर मुसीबत के वक्त साथ देने वाला कोई अपना नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वो अपना दुख बांट सके। तभी उसे टाइलर की याद आई, जिससे वो फ्लाइट में मिला था। उसके पास टाइलर का नंबर भी था। उसने टाइलर को कॉल किया और एक बार में मिलने बुलाया। कुछ देर बाद जैक टाइलर के साथ बार में बैठा अपने जले हुए घर और बर्बाद हुए फर्नीचर का दुखड़ा रो रहा था। उसने कहा कि कैसे वो अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगा था।
एकदम मैचिंग सोफा, बढ़िया बेड, मॉडर्न लैंप, सब कुछ सेट था। और अब एक झटके में सब खत्म। टाइलर उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने बियर की एक घूंट भरी और बोला, यार भाड़ में गया तुम्हारा सोफा और भाड़ में गई वो परफेक्ट वाली लाइफ। तुम्हें सच में लगता है कि ये सब जरूरी था? दुनिया में लोग गरीबी और भूख से मर रहे हैं और हम इन सबको भूलकर बस दिखावे की चीजें जमा करने में लगे हैं। जैक चुप रहा। उसे लग रहा था टाइलर उसके जले पे नमक छिड़क रहा है। लेकिन फिर टाइलर ने ठंडे दिमाग से जैक को समझाया, वैसे ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, ये उन सब टीवी एड्स का किया धरा है जो हर रोज चीख चीख कर तुम्हें बताते हैं कि जब तक तुम ये कार या वो वॉशिंग मशीन नहीं खरीदोगे तुम्हारी लाइफ अधूरी है। हम बस कंज्यूमर है दोस्त। हम वो नौकरियां करते हैं जो हमें पसंद नहीं, ताकि हम वो चीज खरीद सके जिनकी हमें जरूरत नहीं। और उन चीजों का दिखावा हम ऐसे लोगों के सामने करते हैं जो हमारे लिए मायने ही नहीं रखते। लेकिन जैक अब भी टाइलर की बात समझ नहीं रहा था। वो कहने लगा कि कंपनी उसका नुकसान भर देगी, मगर टाइलर ने भी हार नहीं मानी। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इन चीजों के मालिक हो, है ना? पर असल में जो चीजें तुम जिंदगी भर बटोरते हो, एक दिन वही तुम्हारी मालिक बन जाती है। अगर आजाद होना है तो सब छोड़ दो, क्योंकि असली आजादी सब कुछ पा लेने में नहीं बल्कि सब कुछ खो देने में है। अब जैक के दिमाग में भी थोड़ी घंटी बची। टाइलर की बातों ने उसके अफसोस को कम कर दिया था। वो उठकर अपने लिए कोई होटल ढूंढने जाने लगा, पर टाइलर ने उसे रोकते हुए कहा, वैसे दोस्त अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। जैक को यह सुनकर अच्छा लगा। पहली बार कोई दोस्त उसके आगे मदद का हाथ बढ़ा रहा था। उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहने में खुशी होगी, बस तुम्हें कोई परेशानी ना हो। टाइलर मुस्कुराता हुआ बोला, कोई परेशानी तो नहीं है दोस्त, बस एक छोटी सी गुजारिश थी तुमसे, अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे घूसा मारो। जैक सन्न रह गया। पहले उसे लगा कि टाइलर मजाक कर रहा है, लेकिन टाइलर की आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। वो मार खाने के लिए बेसब्र हुआ जा रहा था। यहीं पर पहली बार जैक को टाइलर की सनक का असली अंदाजा हुआ। टाइलर कोई आम इंसान नहीं था। वो बेखौफ था, बेफिक्र था और दुनिया के किसी भी नियम को नहीं मानता था। जब शहर सो जाता तब टाइलर का असली काम शुरू होता था। वो एक पुराने थिएटर में पार्ट टाइम प्रोजेक्शनिस्ट था। उसकी हरकतें बेहद अजीब थीं। वे फैमिली मूवीज के बीच में 1 मिली सेकेंड के लिए अश्लील तस्वीरें डाल देता था, जो इतनी तेजी से निकल जाता था कि दर्शकों की आंखें उसे पकड़ नहीं पाती थीं, लेकिन समझने वालों के दिमाग में वो गंदी तस्वीर छप जाती थी। इसके अलावा टाइलर रात को एक 5 स्टार होटल में वेटर की नौकरी भी करता था। उसे अमीर और दिखावा करने वाले लोगों से सख्त नफरत थी। वो अक्सर अमीरों को सबक सिखाने के लिए उनके महंगे सूप में पेशाब कर देता था। ये समाज के खिलाफ उसकी अपनी छोटी सी क्रांति थी, जिसमें उसे बड़ा मजा आता था। उसकी सनक की कोई हद नहीं थी, लेकिन जैक को बड़े मुद्दतों के बाद कोई दोस्त मिला था। उसे टाइलर के इस पागलपन से कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार जैक ने हिम्मत जुटाई और टाइलर के कहने पर उसे एक जोरदार घूंसा जड़ दिया, मगर बदले में टाइलर ने भी जैक के पेट में एक घूंसा मारा। इसके बाद उस सुनसान पार्किंग लॉट में वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। खून बह रहा था, शरीर दुख रहा था, लेकिन टाइलर की तरह जैक को भी इस दर्द में एक अजीब सा नशा महसूस हो रहा था। जी भरकर एक दूसरे को पीटने के बाद दोनों थकान और सुकून के साथ टाइलर की घर की तरफ चल दिए। टाइलर का असल में कोई निजी घर नहीं था। वो एक खाली पड़े टूटे अपार्टमेंट में गैर कानूनी तरीके से रहता था, जिसकी हालत ऐसी थी कि उसे खंडहर कहना भी तारीफ होगी। खिड़की दरवाजे टूटे हुए, दीवारों में सिलन और पूरे घरों में चूहे की बदबू। कभी आलिशान बाथरूम और विदेशी शावर के नीचे नहाने वाला जैक अब एक जंग लगे नल के गंदे पानी से काम चला रहा था। मखमली बिस्तर की जगह अब उसे एक बदबूदार और मैले गद्दे पर सोना पड़ रहा था। शुरुआत में उसे घिन आई, लेकिन धीरे धीरे जैक को इस बेपरवाह लाइफस्टाइल की लत लगने लगी। उसे उस दर्द में और उस गंदे घर में आजादी महसूस होने लगी। अब उसे अपने महंगे फर्नीचर या स्टेटस की कोई परवाह नहीं थी। घर बारिश के पानी में भर जाता तो भी उसे सुकून की नींद आती। लेकिन ये पागलपन सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रहा। हर शनिवार की रात वो दोनों बाहर के एक पार्किंग लॉट में एक दूसरे को बुरी तरह से पीटते थे। बाहर में आए लोग भीड़ लगाकर उन्हें देखा करते थे। पहले तो लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे, लेकिन फिर उन्हें भी इसमें मजा आने लगा। उन्होंने भी फाइट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो अपनी जिंदगी से हताश थे। बॉस का गुस्सा, लाइफ की फ्रस्ट्रेशन और अपनी दबी हुई मर्दानगी को बाहर निकालने के लिए उन्हें एक बार मौका चाहिए था। देखते ही देखते 1-2 लोगों से शुरू हुआ ये सिलसिला एक फौज में बदल गया
और यहीं से जन्म हुआ फाइट क्लब का। जैक और टाइलर इसके बॉस बन गए, यहां तक कि बारटेंडर भी इसमें शामिल हो गया और उसने बेसमेंट को फाइट क्लब का नया अड्डा बना दिया। अब हर शनिवार वहां 1-on-1 फाइट होने लगी, लेकिन एक ऐसी फाइट जिसमें हार जीत के कोई मायने नहीं थे। यहां हर फाइटर बस एक ही मकसद से लड़ रहा था, दर्द के जरिए अपनी सुन्न पड़ी जिंदगी को महसूस करना और हफ्ते भर के दबे हुए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना। जैक और टाइलर के फाइट क्लब के कुछ नियम भी थे, जिसे टाइलर हर हफ्ते दोहराता। पहला नियम, हर हाल में फाइट क्लब को सीक्रेट रखा जाएगा, बाहर इसके बारे में बात करना भी मना है। दूसरा नियम, हर फाइट केवल 2 लोगों के बीच होगी, उन्हें बिना किसी हथियार, बिना शर्ट और बिना जूतों के लड़ना है। और तीसरा और आखिरी नियम, फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सामने वाला खुद हार ना मान ले या बेहोश ना हो जाए। और फिर फाइट शुरू होती। लोग बेरहमी से एक दूसरे को पीटते और अपना खून बहते देखकर उन्हें दर्द में भी मजा आता। फाइट क्लब ने जैक और टाइलर की दोस्ती को भी और ज्यादा गहरा बना दिया था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी जैक की जिंदगी में उस पुरानी मुसीबत ने फिर दस्तक दी। उसे मार्ला सिंगर का कॉल आया। मार्ला ने कई दिनों से जैक को सपोर्ट ग्रुप्स में नहीं देखा था, इसलिए वो उसका हाल चाल पूछने के लिए फोन कर रही थी। मगर जैक ने बेरुखी से कहा कि उसने एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया है जो सिर्फ मर्दों के लिए है। अब मार्ला पागलों की तरह बहकी बहकी बातें करने लगी। उसने कहा, जैक, मैंने नींद की ढेर सारी गोलियां निगलनी हैं। क्या तुम फोन पर सुनना चाहोगे कि आखिरी वक्त में मैं कैसे तड़पती हूँ? जैक जानता था कि मार्ला ड्रामेबाज है और इतनी कमजोर नहीं कि वो सिर्फ जैक का अटेंशन पाने के लिए ये नौटंकी कर रही है। जैक ने बिना कुछ कहे फोन होल्ड पर रख दिया और इत्मीनान से सोने चला गया। उस रात उसे एक अजीब सा सपना आया, जिसमें वो मार्ला के साथ हम बिस्तर हो रहा था। यह सपना उसके लिए बड़ा ही भयानक था। उसने इसे भूल जाना ही बेहतर समझा। अगली सुबह जब वो नाश्ता करने किचन में आया तो उसके होश उड़ गए। सामने मार्ला खड़ी थी, बिखरे बालों के साथ। जैक ने गुस्से से पूछा, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? यह सुनकर मार्ला ने पहले तो जैक को घूर कर देखा और बिना कुछ बोले गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। इतने में ही टाइलर वहां आया। उसके चेहरे पे संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसने बताया कि कल जैक ने मार्ला का फोन कट नहीं किया था। तब उसने मार्ला की बातें सुनी और सीधा उसके घर पहुंच गया। वो उसे यहां ले आया और सीधा मौके पर चौका मार दिया। जैक ने टाइलर को सलाह दी कि उसे मार्ला जैसी तीखी छुरी से दूर रहना चाहिए, मगर मार्ला अब टाइलर के दिल में बस गई थी। मार्ला अब जैक और टाइलर की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वो रोज वहां आती और टाइलर के साथ उसकी इंटीमेसी की आवाजें जैक की रातों की नींद हराम करती थीं। लेकिन उन्हें झेलने के अलावा जैक के पास कोई चारा भी नहीं था। एक दिन उसे एक पुलिस डिटेक्टिव का कॉल आया, वही डिटेक्टिव जो उसके घर में हुए धमाके को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। डिटेक्टिव ने बताया कि जैक के अपार्टमेंट में हुआ धमाका कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वहां डायनामाइट के निशान मिले थे, जिसे घर की ही आम चीजों से बनाया गया था। ये सुनकर जैक दंग रह गया, लेकिन इससे भी बड़ा सदमा उसे तब लगा जब डिटेक्टिव ने कहा कि उनका सारा शक जैक पर ही है। जैक झुंझला गया। उसने कहा, डिटेक्टिव, वो घर मुझे अपने जान से प्यारा था, मैं उसे कैसे जलाऊंगा? लेकिन डिटेक्टिव को उसकी दलीलों पर कोई भरोसा नहीं था। उसने साफ कह दिया कि जब तक केस सॉल्व नहीं होता, जैक शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जैक ने घबराकर फोन कट कर दिया। टाइलर पास खड़ा बड़े मजे से सब सुन रहा था। जैक को डरा हुआ देखकर उसने बस इतना कहा, मेरे दोस्त, उस मलबे का रोना छोड़ो जिसे तुम बर्बादी समझ रहे हो। असल में वो आजादी है। असली जन्नत ये है जहां हम हैं। जैक अब टाइलर के प्रभाव में पूरी तरह आ चुका था। उस रात टाइलर उसे अपने साबुन बनाने वाले बिजनेस का सीक्रेट बताने ले गया। वो दोनों चोरी छिपे शहर के बड़े लाइपोसक्शन क्लिनिक के पीछे बने डंपिंग एरिया में पहुंचे। ये वो क्लिनिक थी जहां मोटापे का इलाज किया जाता था। अमीर लोग अपने मोटापे से परेशान होकर सर्जरी करवाने आते थे और क्लिनिक वाले उनके शरीर की फालतू चर्बी कचरे के डब्बे में फेंक देते थे। टाइलर उस चर्बी को चुराकर साबुन बनाता था। उसे अमीरों की चर्बी में दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि ये उन्हें नीचा दिखाने का उसका अपना तरीका था। अमीरों की चर्बी से साबुन बनाकर उसे वो अमीरों में ही बेच देता था। वो दोनों चर्बी से भरे हुए बैग चुराकर घर ले आए। टाइलर ने उस चर्बी को उबालना शुरू किया। भाप और बदबू के बीच उसने जैक को अपनी खतरनाक केमिस्ट्री समझाई। उसने कहा, जानते हो दोस्त, चर्बी उबालने पर ग्लिसरीन निकलता है, हाँ, और उसे
नाइट्रिक एसिड में मिला दो तो वो नाइट्रोग्लिसरीन बन जाता है, एक खतरनाक विस्फोटक। और अगर उसमें थोड़ा सोडियम नाइट्रेट और लकड़ी का बुरादा मिला दो तो वो डायनामाइट बन जाता है। ये सुनकर जैक की आंखें फटी की फटी रह गई। टाइलर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास काफी मात्रा में साबुन हो तो तुम दुनिया की किसी भी चीज को उड़ा सकते हो। टाइलर के पास सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, इतिहास का भी एक डार्क और अजीबोगरीब ज्ञान था। उसने बताया, पुराने जमाने में लोगों ने देखा एक नदी के एक खास हिस्से पे कपड़े धोने पर वो ज्यादा साफ हो रहे थे। वो नहीं जानते थे क्यों, पर वजह खौफनाक थी। उस नदी के ठीक ऊपर वाली पहाड़ी पर कभी इंसानों की बलि दी जाती थी, लाशें जलाई जाती थीं। जब बारिश होती तो बारिश का पानी उन चिताओं की राख के साथ मिलकर लाई नाम का पदार्थ बनाता था। यही लाई साबुन का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है। जब ये लाई लाशों की पिघली हुई चर्बी के साथ मिक्स होता था तो एक गाढ़ा सफेद और साबुन जैसा झाग बनाता था, जो बारिश के पानी में बहकर नदी के उस खास हिस्से में आ जाता था। इसलिए वहां कपड़े ज्यादा साफ होते थे। यानी इतिहास का पहला साबुन लाशों की राख और चर्बी से बना था। ये बताकर टाइलर ने लाई का डब्बा उठाया और जैक से बोला, क्या अपना हाथ आगे लाओगे? मैं तुम्हें लाई का एक कमाल दिखाता हूँ। जैक ने बेझिझक अपना हाथ आगे किया। टाइलर ने पहले तो उसके हाथ पे प्यार से किस करके वहां अपना थूक लगा दिया और फिर लाई का डब्बा उसके हाथ में उड़ेल दिया। नमी के साथ मिलकर लाई खतरनाक एसिड में बदल गया। जैक दर्द से छटपटाने लगा। लाई उसकी चमड़ी को पिघला रहा था, मगर टाइलर उसके हाथ को कसकर दबोचे हुए था। जैक अपना दर्द भुलाने के लिए अपना ध्यान भटकाने लगा, मेडिटेशन करने लगा, मगर सन की टाइलर ने बड़े ही शांत लहजे में उससे कहा, वापस आओ दोस्त। दर्द से भागो मत, ये तुम्हारा दर्द है, इसे महसूस करो, इसे अपनाओ। बिना दर्द और बिना बलिदान के हम इंसान कुछ भी नहीं है। टाइलर के प्रवचन से तंग आकर जैक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बस बोलना आसान है, तुम्हें दर्द होता तब मालूम चलता। तब टाइलर ने अपना हाथ दिखाया। उसके हाथ में भी जख्म था, यानी वो भी इस दर्द से गुजर चुका था। उसे देख जैक की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। अब इससे पहले कि जैक की हड्डी भी गलने लगती, टाइलर ने उसके जख्म पर विनेगर डाल दिया, जिससे उसकी जलन शांत हो गई। उस रात जैक को एहसास हो गया था कि टाइलर की सनक की कोई हद नहीं है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे उस जलते हुए हाथ के दर्द में मजा आया था। इन दोनों के पागलपन के बीच फाइट क्लब अब सिर्फ एक बेसमेंट तक सीमित नहीं रह गया था। इसकी गूंज दूर दूर तक फैल रही थी। शहर से बहुत से लोग इस क्लब का हिस्सा बन गए थे। उन्हीं लोगों में से एक जाना पहचाना चेहरा भी था, बॉब। वही बॉब जो जैक को कैंसर सपोर्ट ग्रुप में मिला था। डिप्रेशन और हताशा से जूझ रहे लोगों के लिए फाइट क्लब किसी स्वर्ग से कम नहीं था। यहाँ खून बहाकर उन्हें असली जिंदगी, असली मर्दानगी का एहसास होता था। फाइट क्लब के मेंबर्स के लिए टाइलर अब एक इंसान नहीं बल्कि लेजेंड बन चुका था। अफवाहें थी कि वो किसी पागल खाने से भागा हुआ कैदी है। वो ऐसा इंसान है जो दिन में भी सिर्फ 1 घंटे सोता है। अब टाइलर ने फाइट क्लब को केवल लड़ाई तक सीमित नहीं रखा। उसने मेंबर्स के साथ मिलकर सिस्टम, अमीरों और झूठ बेचने वाले टीवी चैनल्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वो मेंबर्स को असाइनमेंट देने लगा था। मकसद एक ही था, अमीरों की नाक में दम करना। वो लोग कभी अमीरों की महंगी गाड़ियों को पंचर कर देते तो कभी उन्हें जबरदस्ती लड़ाई के लिए उकसाते। वे रात के वक्त किसी बड़ी कंपनी के पार्किंग में ढेर सारे कबूतरों को छोड़ देते। सुबह वो चमचमाती लग्जरी गाड़ियां कबूतरों के मल से सनी मिलती। लेकिन ये सब भी अभी कम ही था। टाइलर का असली पागलपन तो तब दिखा जब उसने एक रात एक मामूली दुकानदार को बंदूक की नोक पर घुटनों पर ला दिया। वो लड़का जानवरों का डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर चुका था, लेकिन मजबूरी में किराने की दुकान चला रहा था। टाइलर ने उसे मौत का खौफ दिखाकर एक चेतावनी दी कि अगर 6 महीने के अंदर वो डॉक्टर नहीं बना तो मारा जाएगा। टाइलर उसे मारना नहीं चाहता था, वो बस उसे डराकर उसे अपना सपना पूरा करने पर मजबूर करना चाहता था। धीरे धीरे इस पागलपन ने एक बड़े मकसद का रूप ले लिया। टाइलर ने एक ऐसी आर्मी तैयार कर ली थी जो उसके लिए हमेशा मरने और मारने को तैयार रहती थी। इसमें समाज और कानून के सताए हुए लोग शामिल थे। टाइलर इस आर्मी को स्पेस मंकीज कहता था, यानी वो बंदर जो अंतरिक्ष में जाकर अपना बलिदान देते हैं ताकि इंसान वहां कदम रख सके। वो बिना सवाल किए बस हुक्म मानते थे। टाइलर अपनी इस आर्मी के साथ एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान बना रहा था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट मेहम। सारे मेंबर्स को इसके बारे में मालूम था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैक को इस प्लान की भनक तक नहीं थी।
जब भी वो अपनी आर्मी के किसी मेंबर से कुछ पूछने की कोशिश करता तो वो रोबोट की तरह बस एक ही रटा रटाया जवाब देते। प्रोजेक्ट मेहम का पहला नियम है कि आप प्रोजेक्ट मेहम के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जैक को महसूस होने लगा कि वो अपने ही घर में बेगाना हो चुका है। उस रात जैक का सब्र जवाब दे गया। वे लोग कार से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। टाइलर गाड़ी चला रहा था, जैक बगल में बैठा था और पीछे की सीट पर क्लब के 2 वफादार मेंबर्स बैठे थे। तभी जैक ने गुस्से में टाइलर से पूछा, टाइलर, फाइट क्लब हमने साथ शुरू किया था, मैं भी लीडर हूँ, फिर प्रोजेक्ट मेहम के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जैक की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे बैठे दोनों मेंबर्स रोबोट की तरह एक साथ बोल पड़े, प्रोजेक्ट मेहम का पहला नियम है, आप प्रोजेक्ट मेहम के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। ये सुनकर जैक और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। तभी सनकी टाइलर ने कार की स्टीयरिंग सीधे अपोजिट लेन की तरफ मोड़ दी। जैक के डर के मारे हालत खराब होने लगी। टाइलर ने बड़े ही शांत लहजे में कहा, हम लीडर नहीं है दोस्त, हमें कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है, बस आजाद होना है। यही बात समझाने के लिए तो मैंने तुम्हारे आलीशान घर को उड़ाया था। ये सुनकर जैक सन्न रह गया। उसने हैरानी से पूछा, मेरा घर जलाने वाले तुम थे? टाइलर ने बेफिक्र होकर कहा, हाँ, वो मैं नहीं किया था, सिर्फ इसलिए ताकि तुम परफेक्ट बनना छोड़ दो। जब तक सब गवाओगे नहीं तब तक तुम डरते रहोगे और तुम्हें आजादी नहीं मिल पाएगी। अब टाइलर ने स्टीयरिंग से ही अपना हाथ हटा लिया। जैक की रूह कांप गई। जैक किसी तरह स्टीयरिंग संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन टाइलर ने उसे फिर समझाया, देखो दोस्त, तुम अब भी डर रहे हो, मेरी बात मानो, कंट्रोल छोड़ दो, बचने की कोशिश मत करो। जब मौत का डर खत्म होगा तभी जिंदगी शुरू होगी। उसी पल जैक को टाइलर की बात समझ आई। उसने स्टीयरिंग से हाथ हटा लिया और सीट बेल्ट पहनकर आराम से बैठ गया और अगले ही पल उनकी गाड़ी एक दूसरी कार से जा टकराई और सीधा एक गड्ढे में जाकर पलट गई। दुर्घटना भयंकर थी, पर खुशकिस्मती से कार में बैठे चारों लोग सिर्फ घायल हुए। धूल और धुएं के बीच टाइलर ने खून से लथपथ जैक को बाहर निकाला। ये भयंकर एक्सीडेंट टाइलर ने केवल इसलिए करवाया था ताकि वे जिंदगी को महसूस कर सकें, क्योंकि टाइलर के लिए मौत को छूकर निकलना ही असली जिंदगी थी। और अब जैक ने भी टाइलर की जिंदगी को लगभग अपना ही लिया था। एक्सीडेंट के बाद जैक काफी दर्द में था, पर टाइलर के शब्द उसके कानों में सुकून पहुंचा रहे थे। टाइलर जैक को अपना विजन बता रहा था। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहा था जहां टेक्नोलॉजी, पैसा और कॉरपोरेट जगत खत्म हो चुका है और इंसान वापस जंगलों के नियम पर प्रकृति के साथ जी रहे हैं। टाइलर के लिए यही आजादी थी। वो चाहता था कि इंसान वापस अपनी जड़ों यानी प्रिमिटिव लाइफ की तरफ लौट आए। अंत में टाइलर ने कहा, अपना ख्याल रखना दोस्त, और वो अपना सामान लेकर वहां से चला गया। अगली सुबह जब जैक की आंख खुली तो टाइलर गायब था। सिर्फ उस कमरे में ही नहीं, बल्कि जैक की जिंदगी से भी। जैक ने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन टाइलर का कोई नामो निशान नहीं था। घर में अब सिर्फ प्रोजेक्ट मेहम की वो आर्मी थी जिन्हें टाइलर ने तैयार किया था। वो सब रोबोट्स की तरह काम कर रहे थे, बिना सवाल पूछे। सबके सब साबुन बनाने में लगे हुए थे। जैक ने जब उनसे पूछा कि टाइलर कहाँ है, तो वे फिर से वही राग अलापने लगे कि प्रोजेक्ट मेहम का नियम है कि उसके बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। जैक परेशान होकर बाहर आ गया। तभी अचानक घर के अंदर शोर शराबा होने लगा। जैक अंदर गया तो देखा स्ट्रेचर पर बॉब की लाश पड़ी थी। दरअसल शहर में उधम मचाते वक्त वो पुलिस की गोली का शिकार हो गया था। लेकिन जैक को यह देखकर हैरानी हुई कि किसी को भी बॉब की मौत का कोई दुख नहीं था। टाइलर ने उन सभी को बलि का बकरा बना दिया था जिनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। जैक अब इन सब से तंग आ चुका था। इस पागलपन को रोकने के लिए उसने टाइलर को ढूंढना जरूरी समझा। जैक टाइलर के कमरे में गया और छानबीन करने लगा। उसने देखा टाइलर के ड्रॉर में बहुत सारे प्लेन्स के टिकट रखे हुए थे जो बता रहे थे कि टाइलर हाल ही में कई अलग अलग शहरों में गया था। लेकिन जैक को यह अजीब लगा क्योंकि टाइलर तो हमेशा उसकी नजरों के सामने था। फिर भला वो इतनी सारी जगहों पर कब चला गया? जैक उसी वक्त एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। वो एक एक कर उन सभी जगहों पर गया जहां टाइलर गया था। उसने देखा टाइलर ने देश के कोने कोने में भी फाइट क्लब की शुरुआत कर दी थी। उसका यह नेटवर्क अब एक महामारी की तरफ फैल चुका था। जैक ने हर जगह टाइलर की तलाश की, पर वो हवा की तरह जैसे गायब हो चुका था। अंत में थक हार कर जैक एक बार में गया। वो काउंटर पर पहुंचा ही था कि तभी बार टेंडर ने उसे देखते ही बड़े अदब से बोला, वेलकम बैक सर, आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। जैक सन्न रह गया।
वो तो इस शहर में इस बार में पहली बार आया था, फिर ये आदमी उसे पहचानता कैसे था? उसने सीधा सवाल किया, क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? बारटेंडर का चेहरा पीला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, सर ये क्या कोई टेस्ट है? जैक ने कहा, नहीं ये कोई टेस्ट नहीं, सच सच बताओ मैं कौन हूं? बारटेंडर ने धीरे से जवाब दिया, आप मिस्टर टाइलर डर्डन है सर। जैक का दिलो दिमाग सुन्न पड़ गया। जिस टाइलर डर्डन को वो पागलों की तरह पूरे देश में ढूंढ रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। जैक को यकीन नहीं हो रहा था। वो फौरन अपने होटल रूम में आया और अपने कांपते हाथों से मार्ला को फोन लगाया। उसने पूछा, मार्ला क्या हम दोनों ने कभी संबंध बनाया था? मार्ला ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, टाइलर तुम पागल हो क्या? कभी रोमियो बनकर मुझसे प्यार करते हो और कभी ऐसे जताते हो जैसे तुम्हें मुझसे नफरत है। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। रह गया तो बस एक ही सवाल कि आखिर जैक ही टाइलर डर्डन कैसे हो सकता है? दरअसल इसकी जड़ थी जैक की वो पुरानी बीमारी, इंसोमेनिया, यानी नींद न आने की गंभीर समस्या। जब इंसान कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाता तो दिमाग थक कर कमजोर पड़ने लगता है, यादाश्त धुंधली होने लगती है और इंसान हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। उसी वजह से जैक एक गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हो गया था, जिसे हम आम भाषा में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में जैक को पता ही नहीं चला कि कब उसके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन ने उसके फैसलों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जैक की सालों से दबी हुई इच्छाएं एक अलग पर्सनैलिटी यानी टाइलर के रूप में बाहर निकल आईं। टाइलर वो सब कुछ था जो जैक हमेशा से बनना चाहता था, ताकतवर, निडर, कॉन्फिडेंट और आजाद। जैक भले ही खुद से झूठ बोलता रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी कॉर्पोरेट जॉब और दिखावे की दुनिया से नफरत थी, और वही नफरत टाइलर के रूप में बाहर आई। ऐसा कह सकते हैं कि जैक का दिमाग अब दो हिस्सों में बंट चुका था। उसे लगता था कि टाइलर उसके सामने खड़ा है, उससे बातें कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ उसका हेलुसिनेशन यानी भ्रम था। हकीकत में तो जैक अपने मन से बातें करता था। बार के बाहर हुई वो पहली फाइट, जब जैक को लग रहा था कि वो टाइलर को मुक्का मार रहा था, उस वक्त असल में वो पार्किंग लॉट में खड़ा खुद को ही पीट रहा था। अपने हाथ पर उसने वो तेजाब वाला जख्म भी खुद ही दिया था, और मार्ला के साथ संबंध बनाने वाला भी कोई और नहीं, खुद जैक ही था। लेकिन यहां अब सवाल आता है कि जब जैक ही टाइलर था, तो जैक को टाइलर के प्लान यानी प्रोजेक्ट मेहम के बारे में क्यों नहीं पता? उसे कैसे नहीं मालूम चला कि वो इतने सारे शहरों में कब गया? यहां समझने वाली बात यह है कि जैक का दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा जैक और दूसरा टाइलर। तो जब जैक वाला हिस्सा जाग रहा होता है तभी वो टाइलर को देख पाता है, लेकिन जब जैक वाला हिस्सा सो रहा होता है तब टाइलर पूरी तरह उसके शरीर पर हावी हो जाता है। जैक के सोने के दौरान ही टाइलर ने प्रोजेक्ट मेहम की सारी तैयारी की, इतने सारे शहरों में घूमा, आर्मी बनाई, लेकिन जैक को वो सब याद नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसके शरीर को टाइलर चला रहा था। जैक अभी होटल के कमरे में खड़ा इस भयानक हकीकत से उलझा हुआ था। वो इन सब पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक टाइलर उसके सामने प्रकट हो गया। जैक ने उससे पूछा, ये कैसे हो सकता है? तुम और मैं एक जैसे हो सकते हैं? टाइलर ने कहा, मैं वो हूं जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे, और देखो धीरे धीरे तुम वो बन चुके हो। लेकिन तुमने एक गलती कर दी, तुम्हें मार्ला को यह सब नहीं बताना था। प्रोजेक्ट मेहम का नियम तुमने तोड़ा और सजा मार्ला भुगतेगी। इतने में ही जैक अचानक बेहोश हो गया। इसका मतलब था टाइलर अब उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। कुछ समय बाद जैक उसी होटल रूम में जागा। वो फौरन फ्लाइट पकड़कर अपने घर आ गया। उसने देखा घर के सारे लोग गायब थे। तभी उसे डेजा वू जैसा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसा उसने अपने घर के अंदर बड़े पैमाने में कोई केमिकल एक्सप्लोसिव तैयार किया है। उसने छानबीन की और पाया कि शहर की बड़ी क्रेडिट कंपनी की बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट भी वहां मौजूद थी। जैक फौरन समझ गया कि प्रोजेक्ट मेहम का मकसद उन सभी इमारतों में धमाका करना है। जैक ये किसी भी हाल में होने नहीं देना चाहता था। वो फौरन पुलिस स्टेशन आया और डिटेक्टिव को सारी सच्चाई बता दी। जैक अरेस्ट होना चाहता था ताकि उसके साथ टाइलर भी जेल में कैद हो जाए, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस के कुछ लोग भी टाइलर के प्रोजेक्ट मेहम में शामिल हैं।
उन्होंने जैक को घेर लिया और कहा, सर, आपने नियम तोड़ा है। आपने कहा था कि अगर किसी ने प्रोजेक्ट मेहम के बारे में बात की तो उसे सजा मिलेगी, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। ये कहकर उन्होंने जैक को धर दबोचा और उसका प्राइवेट पार्ट काटने की कोशिश करने लगे। जैक ने बचने के लिए चिल्लाकर कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं टाइलर हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मुझे छोड़ दो। लेकिन ऑफिसर ने कहा, सर, आपने बताया था कि आप ऐसा जरूर बोलेंगे, तब भी हम आपको सजा दें। जैक सन्न रह गया। टाइलर ने ऐसा जाल बिछाया था कि प्रोजेक्ट मेहम को कोई रोक ही नहीं सकता था। मगर तभी जैक ने एक ऑफिसर की बंदूक निकाल ली और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर वहां से निकल भागा। भागता हुआ वो उस बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचा जहां एक वैन के अंदर टाइलर ने बॉम्ब प्लांट कर रखा था। वो बॉम्ब 25 मिनट बाद फटने वाला था। जैक कांपते हाथों से उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करने लगा। तभी टाइलर एक बार फिर उसके सामने प्रकट हो गया। उसने बड़े आराम से कहा, प्रोजेक्ट मेहम को बर्बाद मत करो यार, इसे होने दो, ये तुम्हारी आजादी का टिकट है। जैक ने चिढ़कर जवाब दिया, लोगों की हत्या करके तुम कौन सी आजादी पालोगी? टाइलर ने समझाया, मेरा यकीन करो, हम किसी को नहीं मार रहे। जो इमारतें तबाह होने वाली हैं वो बिल्कुल खाली हैं, वहां कोई नहीं है। लेकिन अब जैक उसकी बातों में आने वाला नहीं था। उसने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। ये देखते ही टाइलर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो किसी जंगली जानवर की तरह जैक पर टूट पड़ा। टाइलर असलियत में वहां था ही नहीं। जैक खुद ही हवा में घूंसे चला रहा था, दीवारों से टकरा रहा था और खुद को ही बुरी तरह पीट रहा था। आखिरकार वो खुद को ही सीढ़ियों से नीचे फेंक कर बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब जैक की आंख खुली, वो बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल पर एक कुर्सी पे बैठा था। टाइलर उसके मुंह में बंदूक घुसाए खड़ा था। जैक ने एक बॉम्ब तो डिफ्यूज कर दिया था, लेकिन वहां खिड़की से दिख रही बाकी इमारतें 3 मिनट के बाद धमाके से राख होने वाली थीं। तभी जैक ने देखा कि टाइलर के आदमी मार्ला को भी पकड़कर ऊपर ला रहे थे। जैक टाइलर के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि वो ये सब रोक दे, मगर टाइलर अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा, फिक्र मत करो दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी गुलामी भरी जिंदगी से आजाद करके रहूंगा। जैक को यह तबाही रोकने का कोई आइडिया सूझ नहीं रहा था, लेकिन तभी उसके मन में आया कि अगर टाइलर वो खुद है तो इस वक्त बंदूक भी उसी के हाथ में होनी चाहिए। और अगले ही पल बंदूक जैक के हाथ में थी। उसने सोच लिया था कि अगर टाइलर को खत्म करना है तो उसे खुद को ही खत्म करना होगा। जैक ने बिना एक पल सोचे वो बंदूक अपने मुंह में घुसाई और ट्रिगर दबा दी। गोली उसके गाल को चीरती हुई निकल गई। जैक तो बच गया, लेकिन उसके दिमाग में मौजूद टाइलर का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। इतने में ही टाइलर के आदमी मार्ला को लेकर आए। वे लोग जैक की हालत देखकर परेशान हो गए, लेकिन जैक ऐसे खड़ा था जैसे उसे दर्द का एहसास भी ना हो। उसने मार्ला को छोड़ अपने आदमियों को वहां से जाने को कहा। मार्ला अब तक जैक पर भड़की हुई थी, पर उसका जख्म देखकर वो उसकी फिक्र करने लगी। लेकिन जैक ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो मार्ला, अब जल्द ही सब कुछ ठीक होने वाला है। उसके ये कहते ही धमाकों के शोर गूंजने शुरू हो गए। देखते ही देखते सारी इमारतें खंडहर में बदल गईं। जैक के अंदर ना तो अब कोई डर था। वो मार्ला का हाथ थामे चुपचाप ये तबाही बस देखता रहा। उसने अपने अंदर के शैतान को स्वीकार कर लिया था और यही टाइलर के खत्म होने की असली वजह थी। क्योंकि असल जिंदगी में भी यही होता है, जब इंसान अपनी बुरी आदतों, अपनी गलतियों और अपनी दबी हुई इच्छाओं से भागने की कोशिश करता है तो ये सब उस पर और ज्यादा हावी होने लगती हैं। मगर जिस दिन वो उन्हें स्वीकार कर लेता है, उनसे भागना छोड़ देता है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें कमजोर पड़ने लगती हैं। उसके अंदर का शैतान अपनी ताकत खो देता है और तभी वो इंसान जिंदगी में सच में आगे बढ़ पाता है। इसी संदेश के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।